हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में ये पार्ट 2 है जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 13 तक करवा दिया था, वहीं पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर हो गए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यार वो पहले देख लेना, क्योंकि वहीं से बेसिक, हाँ अगर आपको बेसिक आते हैं, सारी चीज़ पता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ इज डिफाइंड बाई दिस। आपको याद हो इससे पहले अगर हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी हमें पूरी रियल नंबर में, यानी पूरी नंबर लाइन में चेक करना होता था कि कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ डिसकंटिन्यूस है, पूरी नंबर लाइन में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड। यानी पूरी नंबर लाइन पे चेक नहीं करना है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि जैसे 0 से लेके 10 तक है तो यहीं तक आपको बात करनी है, इसके आगे आपको पीछे बात नहीं करनी है। तो बेस्ट मैंने आपको बताया था इसमें सॉल्व करने के लिए क्या कि आप लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लो जिससे आपको पता रहे कहाँ पे कौन सा फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बना ली। तो यहाँ पे 0 से 1 है एक, तो 0 से 1 है, 1 से 3 है और 3 से 10 है। एक फंक्शन आपका 0 से 1 के बीच में है जिसका फंक्शन की वैल्यू ही 3 है। एक आपका 1 से 3 के बीच में जिसकी वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, और एक आपकी 3 से 10 के बीच में जिसकी वैल्यू 5 है। तो अगर मैं केसेस की बात करूं कि कितने केस मुझे लेने पड़ेंगे इसको पूरे कवर करने में, ठीक है, तो एक केस हम ले लेंगे क्या, 0 से 1 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, और एक 3 से 10 के बीच में। मतलब एक हम देखो, एक हमारा केस 1 हो जाएगा, एक केस 2 जिसमें हमें डायरेक्ट आंसर लिखना होगा, केस 2 और केस 3। अच्छा, किस पे हमें एलएचएल आरएचएल निकालना हो, तो अगर आपने लास्ट क्लास की है तो मैंने आपको बताया था कि जिसका लेफ्ट और राइट पता हो। देखो 1 है ना, 1 का लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। 3 का लेफ्ट अलग है, 3 का राइट अलग है। ये हमारे लिए मेन पॉइंट है जिन पे हमें एलएचएल आरएचएल निकालना ही पड़ेगा। 0 और 10 दिख जरूर रहे हैं आपको, लेकिन उन पे लेना नहीं पड़ेगा आपको एलएचएल आरएचएल, ठीक है, उनका डायरेक्ट हो जाएगा। तो 3 केस तो ये हो गए। एक केस हो जाएगा क्या कि आपने एक्स की वैल्यू ले ली 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में ले ली, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप 0 पे तो निकालने वाले हो नहीं, ठीक है। अच्छा, केस 2 में क्या करना, 0 से 1 यहाँ हो गया, 1 से 3 ले लो, और यहाँ पे 3 से 10 ले लो, और 3 में 10 में इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इक्वल टू और जहां पे इक्वल टू नहीं लगाया उसका लॉजिक भी समझ लो। क्यों, अभी हम जो केस 4 लेंगे उसमें क्या लेंगे, केस x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि 1 का लेफ्ट राइट अलग अलग है। और केस 5 में हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पे। अब समझना, मैंने 1 पे और 3 पे इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि 1 और 3 पे तो हम अलग से चेक करेंगे, जो हमारे लिए मेन पॉइंट है, जहां पे पार्टीशन हो रहा है, जहां पे हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट अलग है राइट अलग है। समझ रहे मेरी बात। तो यहां पे तो लेफ्ट और राइट का खेल है, तो उसका तो हम अलग से निकालेंगे ना। 1 पे और 3 पे तो हम अलग अलग निकालेंगे ना। तो अब जो रह गया 0 पे तो हम वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका लेफ्ट राइट थोड़ी ना पता है, एक ही चीज पता है। तो यहां पे इक्वल टू लगा लो और यहां पे इक्वल टू लगा लो, ठीक है। अब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं 0 से लेके 10 तक के बीच में, एक बार सोच लिया करो, 0 से लेके 10 तक के बीच में क्या हमने सारे केसेस कवर कर लिए। आपका अगर आंसर यस है तो ठीक है, समझ रहे हो। अब देख लो, 0 से 1 ये हो गया, 1 को हमने अलग से ले रखा है, 1 से 3 इधर हो गया, 3 हमने अलग से ले रखा है, और 3 से 10 इसमें आ गया। आई बस में। चलो, ये हमारे लिए 2 मेन होते हैं जिसमें हमें एलएचएल आरएचएल चेक करना होता है, ये सब डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन कितना है, 3 है। और ये कैसा फंक्शन है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन है, और ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल में, कोई दिक्कत ही नहीं इसकी बात। अब 1 से 3 में ये फंक्शन 4 है, तो ये भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। 3 से 10 की बात करूं तो ये फंक्शन हमारा 5 है, यानी यहाँ पे एफ एक्स हमारा 5 है,
और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये जो 3 केस हैं इन पे तो हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस है। अब आ जाओ 1 पे और 3 पे। तो 1 और 3 के लिए आपको LHL लेना पड़ेगा, और LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम। तो 1 माइनस पे यानी ये 1 है, इधर से देख लो 1 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 3 है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं RHL की बात करूँ तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा फंक्शन है, 4 है। तो क्या ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे LHL RHL इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। सो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो एक जगह डिसकंटिन्यूस आ गया 1 पे। ठीक है, अब 3 पे देख लेते हैं। तो 3 पे अगर LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब हो गया ये वाला फंक्शन है, नहीं 4, तो ये 4 आ जाएगा। और अगर मैं RHL फाइंड आउट करूं जिसमें मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 3 प्लस पे कौन सा फंक्शन है, ये 5 वाला, तो 5 है। यहाँ पे ये भी इक्वल नहीं है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 पे कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से रिजल्ट आपके आ जाते हैं, और आप देख पा रहे हो आपने पूरे जहां पे भी फंक्शन डिफाइंड है आपने हर जगह डिस्कस कर लिए। तो फाइनल आंसर में बोलोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 1 and 3। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो आपने बता दिया कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, नोट कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यार 15 में आपको fx दे रखा है, fx तो आपको दे ही रखा है। अब देखो आपके लिए मैं क्या बोलता हूँ, नंबर लाइन बना लिया करो। जैसे आप देख पा रहे हो एक नंबर लाइन अगर बनाते हैं तो आपको एक नंबर दिख रहा है 0, एक दिख रहा है 1। एक फंक्शन लेस देन 0 पे है, यानी कि इस साइड फंक्शन है जो कि 2x है, ठीक है, और एक 0 से 1 के बीच में है जो कि 0 है। अरे 0 भी फंक्शन मतलब फंक्शन है यहाँ पे। 4x 1 से बड़े के लिए इधर 4x। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कौन से मुझे पॉइंट दिख रहे हैं, 0 और 1 दिख रहा है, 2 पॉइंट दिख रहे हैं जिनका लेफ्ट भी पता है राइट भी पता है। ठीक है, और सब पे तो डायरेक्ट हो जाएगा। केस कितने बनेंगे, केस बनेगा एक हमारा लेस देन 0 के लिए, मतलब केस 1 जो कि हम डायरेक्ट लिखेंगे एट x लेस देन 0। एक कौन सा केस बनेगा, 0 और 1 के बीच में, केस 2 x मतलब यहां पे क्या होगा, x हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। और केस 3 क्या बनेगा, जिसमें हम बता देंगे कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो 3 केस तो ये हो गए जिनमें हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, बीच वाले हैं ना ये। और अब जो क्रिटिकल हमारे लिए पॉइंट है जैसे 0 और 1 जहां पे डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए केस 4 बनाएंगे और हम केस 5 बनाएंगे। ठीक है, तो केस 4 में हम लेंगे एट x इक्वल टू 0 और केस 5 में हम लेंगे एट x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसी केस बनाना मैंने सिखाए थे आपको। अच्छा, x लेस देन 0 यानी 0 से कम, तो कौन सा फंक्शन है, 2x है। और 2x कैसा फंक्शन है, यहाँ पे हम fx क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। 2x कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये कंटिन्यूअस। ठीक है, और आप पेपर में पूरा लिखना, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो दिस इज कंटिन्यूअस एट दिस इंटरवल इन x लेस देन 0। ठीक है, ऐसे 0 से 1 के बीच में कौन सा फंक्शन है, fx इक्वल टू 0। और 0 कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। ग्रेटर देन 1 पे कौन सा फंक्शन है, 4x है, तो fx हमारा 4x हो गया। और ये भी कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन से। अब 0 पे आ जाओ, 0 में हम LHL लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन है, 2x है। लेकिन अगर आप जब x को 0 रखोगे तब तो आंसर 0 ही आएगा। अगर हम RHL निकालें तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस यानी 0 से आगे तो क्या मिलेगा, 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों सेम आ गए हैं तो f हमें 0 भी निकालना होगा, f0। अब f0 पे कौन सा फंक्शन ले, देखो 0 इधर भी है 0 इधर भी, इक्वल टू कहाँ है, इधर है ना, तो ये वाला फंक्शन लेना 0। तो क्या सब आपस में बराबर है,
क्योंकि LHL RHL फंक्शन के लिए तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 पे तो भैया कंटिन्यूस है। अब आ जाओ 1 पे, तो 1 पे अगर LHL निकाली जाए तो लिखे हुए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम क्या है फंक्शन, 0 है, तो 0 आ जाएगा। फिर RHL निकालेंगे तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 प्लस मतलब 1 के राइट जाएंगे तो 4x आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ये 4 आ गया। तो क्या यहाँ पे LHL RHL आपको दिख रहा है, तो LHL RHL जो है वो इक्वल तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे LHL RHL इक्वल नहीं है। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, आया समझ? तो इस तरीके से करते हैं। आई होप आपको ये सब ये देखो लिखना सीख गया तो बस क्वेश्चन आपके लिए आसान है। क्वेश्चन 16 के बारे में बात करूँ, क्वेश्चन 16 देखो, इसमें भी नंबर लाइन बना लेते हैं। तो एक -1 आपको दिख रहा है और एक +1 दिख रहा है। -1 से लेस देन पे फंक्शन कौन सा है, -2 है। -1 से 1 के बीच में अगर मैं बात करूं, -1 से 1 के बीच में कितना है, 2x है। और 1 से ग्रेटर पे कितना फंक्शन है, 2 है। यही सब दे रखा है, देखो जरा देख लो। -1 से कम पे यानी इधर साइड कितना फंक्शन है, -2 है। -1 से +1 के बीच में कितना है, 2x है। और 1 से ग्रेटर पे कितना है, 2 है। यही सब तो दे रखा है, देख लो जरा। -1 पे से कम पे, -1 से 1 के बीच में और 1 से ग्रेटर में, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये अगर आपको गिवन है इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ गिवन है, तो अब कितने केस बनेंगे, वही एक इस साइड, एक बीच में, एक इस साइड, और बाकी 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे ये 2, ठीक है। तो एक लिखेंगे केस 1 में, केस 1 में क्या लिखेंगे, केस 1 जो है वो हम लेंगे x जो है -1 से कम है, x जो है वो -1 से अगर कम है, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। -1 से कम पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो -2 है, यानी f(x) जो है वो आपका कितना है, -2 है, ठीक है। तो -2 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। फिर हम केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या होगा, x की वैल्यू -1 से +1 है, ठीक है। केस 2 में क्या है, -1 से 1 है x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कितना है, 2x है। और फंक्शन अगर 2x है तो ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। और अगर हम केस 3 ले लें, केस 3 की अगर मैं बात करूं, तो केस 3 में अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूं, तो 1 से बड़े में फंक्शन कितना है, 2 है। और ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया। अब हमें केस 4 और केस 5 लेना है, तो पहले केस 4 ले लेते हैं। केस 4 में अगर हमने लिया एट x इक्वल टू कौन सा, -1, ये, तो आपको इसका LHL RHL लेना होगा। तो LHL लिखा, LHL में आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू -1 पे माइनस, दो माइनस, -1 माइनस, -1 से कम कौन सा फंक्शन है, -2 है, तो ये तो कांस्टेंट है, सेम आ जाएगा। फिर जब हम RHL लेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, तो -1 प्लस का मतलब राइट साइड आ गया 2x, और x की वैल्यू जो है वो -1 है यहाँ पे, तो 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -2 आएगा। तो अच्छी बात ये है कि ये दोनों सेम आ रहे हैं फिलहाल, ये दोनों क्या आ रहे हैं, आप देख लो ना, देखो अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो -2 ये फंक्शन, और जब राइट साइड वाला भी रखोगे यानी 2x रखोगे, लेकिन अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तब तो सेम ही आ रहा है ना। अब अगर आपको f ऑफ -1 निकालना है तो अब ये देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शन लें। तो देखो सीधी सी बात है, -1 पे इक्वल टू कहाँ है, इधर है ना इक्वल टू, तो ये -2 है ना, तब तो ये सारे सेम हो गए, तब तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे कहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है। अब आ जाओ केस 5 पे, लास्ट जो केस है, तो हम उसमें लेंगे एट x इक्वल टू 1। तो LHL जब लेंगे इसका तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी 1 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 2x है, तो 2 इंटू 1 ये आ गया 2। फिर हम RHL लेंगे, RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से ज़्यादा पे कौन सी वैल्यू है, 2 है, तो 1 से ज़्यादा पे क्या आ गया, 2 आ गया, सेम आ रहा है।
अब आपको निकालना होगा f1, क्या निकालना होगा, f1 की वैल्यू निकालनी होगी। अब 1 कहाँ पे इक्वल टू है वो देखना पड़ेगा, 1 पे कहाँ पे इक्वल टू है वो आपको देखना है। इक्वल टू देखो यहाँ पे है 1, तो आपका 2x फंक्शन है, कैसा है 2x, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 आएगा, ये सारे इक्वल हैं, तो यहाँ भी ये कंटिन्यूस ही हो गया। तो यहाँ पे तो हर जगह फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस ही है, आप चेक कर लो, समझ में आ रही बात। तो ये फंक्शन क्या हो गया, हर जगह क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। क्लियरिटी आ गई, समझ में आया सबको। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। तो 17 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड y। एक फंक्शन है जो डिफाइंड हो रहा है इस तरीके से, और हमें रिलेशनशिप बताना है a और b के, और ये लिख रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पे। अभी बताओ कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका LHL RHL FA सब बराबर होता है। तो अगर मैं इसका LHL लिखूं तो LHL क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो 3 माइनस यानी लेस देन वाला फंक्शन लिखा जाएगा, यानी कि ax प्लस 1। और जब आप इसका RHL लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 से ज़्यादा, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा bx प्लस 3। क्या हो जाएगा, bx प्लस 3, ठीक है। एक हो गया ax प्लस 1, ये हो गया bx प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं x के लिए यहाँ पे 3 पुट कर दूं तो a इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 पुट कर दूं तो b इंटू 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3b प्लस 3, ठीक है। ये आ जाएगा 3b प्लस 3। क्लियर हो गया सबको। तो फिर समझ लो यहाँ पे एक बात, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए और बी। रिलेशनशिप का मतलब है आपको ए और बी अलग अलग नहीं निकालना है, ए और बी में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ए और बी में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, तो जो चीज़ दे रखी है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस की बेसिक प्रॉपर्टी लगा लो कि भैया LHL और RHL तो इक्वल होगा ना, LHL RHL कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें RHL मिल गया ये, और ये हमें मिल गया LHL, तो LHL इक्वल टू RHL करा तो 3a प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3b प्लस 3 आ गया। तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस का 1, तो ये आ गया 3a इक्वल टू 3b प्लस का 2, ऐसे ही तो आएगा। तो अगर हम 3 से डिवाइड कर दें सबको तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू b प्लस, इसमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2/3 आ जाएगा, तो कितना बन गया, a इक्वल टू बी प्लस 2/3। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू बी प्लस 2/3, और रिलेशन निकालना तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि रिलेशन का मतलब है a और b में क्या कंडीशन निकल के आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे कंडीशन निकल के आ रही है a इक्वल टू बी प्लस 2/3, और यही हमें आंसर मिलेगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियरिटी आ गई सबको, समझ में आया सबको। तो इस तरीके से चेक कर लो, करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब x की किस वैल्यू पे ये फंक्शन 0 पे, मतलब 0 पे कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर 1 पे कंटिन्यूअस हो सकता है। तो पहले तो हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। देखो अगर फंक्शन जो है का LHL RHL और FA तीनों बराबर हो जाए किसी पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू पे, तब तो ठीक है, हम बोल देंगे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं आया तो भाई ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं किसी वैल्यू पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर 0 पे लिया तो पहले LHL निकालते हैं। तो LHL में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, 0 माइनस लिखना पड़ेगा, 0 माइनस मतलब लेस देन 0। तो कौन सा फंक्शन है ये वाला, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब अल्टीमेट तो आप x के लिए 0 पुट कर दोगे, तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो क्या 0 आ जाएगा, आप कहोगे हाँ आ जाएगा। चलो अगर RHL ले लेते हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा वाले फंक्शन कौन सा है, 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 लिख दो। क्या लिख दिया, 4x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर x को 0 पुट कर दें, यहाँ पे क्या करूँ, तो 4 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 0 है और ये 1 है। आप बताओ यहाँ पे लैम्डा का तो कोई रोल ही नहीं मिल रहा है,
लैम्डा अगर 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, लेकिन 0 मल्टीप्लाई होके 0 ही आ जाएगा ना, और ये 1 आएगा RHL, तो आप लैम्डा को कुछ भी रखोगे ये कभी कंटिन्यूस होगा नहीं, मतलब ये 0 आएगा ये 1 आएगा, तो LHL यहाँ पे कभी RHL के इक्वल आना नहीं है, यहाँ पे LHL RHL कभी इक्वल आएगा नहीं, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। भाई लैम्डा की हमें इसमें क्या पूछा गया था, समझो, लैम्डा की किस वैल्यू पे ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो सकता है, ये तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता चाहे जो कर लो, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली इस वाले केस के लिए, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 भैया कंटिन्यूस ये नहीं होगा। चलो अब इस पे व्हाट अबाउट एट x इक्वल टू 1, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 1 पे अगर मैं बात करूं तो आप पहले LHL निकालो इसका भी, और इसका RHL भी निकालेंगे हम लोग। तो LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस का मतलब है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी नंबर लाइन बनाते क्योंकि 0 पे दे रखा था, देखो हमें जो है 0 से कम पे ये वाला फंक्शन दे रखा था, कौन सा, लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और 0 के राइट साइड ये वाला फंक्शन दे रखा था 4x प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, इस तरीके से कुछ दे रखा है। तो अगर यहाँ पे 1 पे बात करोगे आप, इधर 1 पे बात अगर हम करेंगे तो 1 का लेफ्ट और राइट क्या है हमारा, यही वाला फंक्शन रहेगा 4x प्लस 1, तो यानी चाहे LHL लो चाहे RHL लो, यानी 1 प्लस, दोनों पे ही यही वाला फंक्शन रहने वाला है, यानी 4x प्लस 1 4x प्लस 1। तो इसमें अगर 1 पुट कर दिया जाए तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे भी अगर रखोगे तो 5 ही आएगा। तो LHL RHL तो इक्वल आ गया, LHL RHL तो इक्वल आ गया, और अगर मैं F1 निकालना चाहूँ तो कौन सा फंक्शन लूंगा, देखो 0 से बड़े पे तो यही फंक्शन है, तो यही निकालना पड़ेगा 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये भी 5 आ गया। तो यहाँ पे तो सब कुछ बराबर है, तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, ये सारे बराबर है, तो ये तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें लैम्डा का क्या रोल है, तो देख बताओ, अगर यहाँ पे लैम्डा 3 होता, फॉर एग्जाम्पल 3, समझना अभी आपको लिए कई बार क्या होता है आंसर लिखने में समझ में नहीं आता क्या लिखें, अगर ये लैम्डा 3 होता तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होता, सोच के देखो। आप कहोगे यार इस वाले फंक्शन का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि हर में इन दोनों में भी 4x प्लस 1 मिला, फंक्शन में भी 4x प्लस 1 मिला, 4x प्लस 1 है, तब तो ये लैम्डा का कोई रोल ही नहीं है, ये तो हर जगह कंटिन्यूस है। तो लैम्डा को चाहे मैं 3 ले लूँ, चाहे 4 ले लूँ, चाहे 5, क्या सब पे ये कंटिन्यूस ही आएगा? आप कहोगे हाँ सर सब पे आएगा, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। तो कई बार लोगों को लगता है रोल नहीं है तो कोई वैल्यू लैम्डा की नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसे, अब इसको उल्टे तरीके से सोचो, अगर लैम्डा को मैं 3 लेता तब भी आप बोलते कंटिन्यूस है, मैं बोलता लैम्डा के लिए 4 रख दो तब भी कहते कंटिन्यूस है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, लैम्डा की किस वैल्यू पे 1 पे कंटिन्यूस है, तो आप कहोगे सर लैम्डा कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर। आर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स, क्योंकि कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंटिन्यूटी इस पे डिपेंडेंट पड़ रही है, और हमें सिर्फ यही बताया था कि लैम्डा बताओ किस पे कंटिन्यूस है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड है। आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आइडिया होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर फंक्शन दे रखा है तो यहाँ पे होता क्या है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बेसिकली अगर ये नंबर लाइन है तो अगर कोई तुमसे 2.9 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो भी 2 ही आएगा, समझ रहे हो। अगर ये नंबर लाइन पे अगर 2.9 है, 2.9 के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो आपका आंसर होता है, लेफ्ट साइड में, मतलब 2.9 का अगर लेफ्ट आपका 2 है तो वो आपका इंटीजर है। ऐसे ही अगर 3.1 ले लूँ, 3.1 का अगर लेफ्ट लूँगा तो 3.1 का लेफ्ट क्या है, 3 आएगा, ठीक है। चाहे 3.9 तक ही क्यों ना हो, मतलब 3.999, ये मत सोचना, कुछ लोग सोचते हैं 3.99 है 4 हो जाएगा, नहीं, हम आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहे हैं। तो आपको लॉजिक रखना है लेफ्ट साइड में इंटीजर, इसका भी आंसर 3 ही होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब जरा इस क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है gx, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब
लिखा है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, और फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। क्या लिखा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट, यानी इंटीजर पॉइंट पे, यानी इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है, ये बोला गया है इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये डिसकंटिन्यूअस की बात हो रही है तो एक काम करते हैं, अब इंटीजर तो बहुत सारे नंबर हैं, 1 2 -1, अब क्या सब लोगे तुम, फिर तो तुम यही क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम एक नंबर ले लेते हैं k और उसको बोल देते हैं कि इंटीजर है, लेट k बी एन इंटीजर वैल्यू। हमने मान लिया कि हमारा k नंबर जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो इस पर हमें पता लग जाएगा क्या है। तो हम LHL ले लेते हैं और RHL ले लेते हैं। तो LHL RHL अगर लिया तो LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस। k माइनस का मतलब है अगर हमारा ये फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, दिस इज LHL। और अगर मैं RHL लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, वही सेम है, x माइनस, फंक्शन तो एक ही है, ठीक है। k का मतलब है कि कोई इंटीजर वैल्यू है, k मतलब ये, ठीक है, k हमने एक नंबर लाइन बना लिया, इंटीजर है, माइंड में आप 3 भी इसको सोच सकते हो, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। मतलब अभी वैसे तो k ले रहे हो, थोड़ा समझने के लिए आप इसको 3 थोड़ी देर के लिए मान सकते हो, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखो अब देना, अब अगर मैं x को k ले लूँ तो यहाँ तो k रख जाएगा माइनस, लेकिन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो अपना रूप दिखाएगा ना, तो ये k माइनस है, हालांकि हम k पुट कर देते हैं नॉर्मल, अगर फंक्शन रख देते हैं, लेकिन वैसे तो ये k माइनस है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये तो अपना रूप दिखाएगा ना। तो k माइनस का मतलब है k से थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर तुम थोड़े से कम हो जाओगे, यानी यहां पहुंच गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें क्या देगा। तो बच्चे ऐसा समझ में नहीं आ रहा, चलो अच्छा, अगर मैं तुमसे कहता 3 है, 3 के थोड़े लेफ्ट आ जाओ, मैं थोड़ा सा कम कर दो, तो आप कहोगे सर 2.99 ले लेते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, सर ये तो 2 हो गया, अरे ये क्या, ये तो 2 बन गया, यानी 3 में कम हो गया, ये ज़्यादा चमकता है। अब आए समझ में, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा था कि k के साथ लेना तो k ही है, लेकिन समझने के लिए 3 ले लो। इसका मतलब है अगर k से पहले मैं कोई इंटीजर की बात करूंगा तो वो कौन सा होगा, k -1, एक कम ही तो होगा। 3 के पहले क्या होता है, 2 होता है ना, तो k के पहले क्या होगा, k -1। अगर तुमने k से थोड़ा कम कर दिया तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, इसका ये k -1 मिलेगा। आया समझ में, अब चमक गया होगा, नहीं समझा तो यहां समझो। अगर मान लो 3 एक नंबर है, अगर 3 से थोड़ा कम करोगे तो 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, तो 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो k -1 कर दिया। आया समझ में, तो k माइनस का k + 1 कितना आ गया, 1 आ गया। चलो इस पे आ जाओ, इसमें x को k रखा माइनस, अब आपने k की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रख दी, तो 3 है ना, ये समझने के लिए 3 का मत से थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मतलब 3.1 कर दिया, तो 3.1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो यानी k से अगर आप आगे निकल भी जाओगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, k ही आएगा। जैसे 3 था ना, तो 3.1 करने पे भी क्या मिला, 3 मिला ना, तो यहाँ 0 आ गया। क्या ये इक्वल है, नहीं है, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। आया समझ में कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। डेफिनेटली मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो 20 और 21 ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या है ना, आपको रूल पता होना चाहिए। क्या, मैं थोड़ा रूल लिखवा देता हूँ, स्टैंडर्ड करके लिख लो कि अगर कोई एक f(x) फंक्शन है, अगर ये कंटिन्यूअस है और g(x) एक फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका f प्लस माइनस, मतलब दो फंक्शन का प्लस या माइनस और मल्टीप्लाई, ये भी कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब क्या, अगर एक f(x) है और एक g(x) है, दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस है, हमें पता है,
तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कंटिन्यूस होता है, ठीक है। हाँ, डिवाइड में क्या होता है, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स में क्या होता है कि अगर ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस कहां होगा, कहां नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस कहां होगा वो लिख देता हूं सीधा, डिसकंटिन्यूस होगा वेयर जी एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब अगर डिवाइड वाला टर्म जीरो होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे फंक्शन अनडिफाइन होने लगेगा, तो वहीं पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। यानी कि अगर ये कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है तो सब जगह कंटिन्यूस होगा, लेकिन कहां डिसकंटिन्यूस होगा, जब जी एक्स जीरो होगा, यानी नीचे वाला जो फंक्शन है जहां पे वो जीरो हो रहा होगा वहां पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये स्टैंडर्ड की तरह आप लिख सकते हो कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई कंटिन्यूस, और डिसकंटिन्यूस कहां होगा, जब डिवाइड वाला है, जब जी एक्स जीरो हो रहा हो, ठीक है। तो देखो 20 और 21 इसी पे बेस्ड है। कैसे करोगे आप 20 वाला, तो 20 में आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आप बताओ एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। 5 कैसा है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है, ये भी कंटिन्यूस है। तो ओवरऑल ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, अभी बताया ना कि अगर सारे फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कंटिन्यूस होता है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस। तो एक तरीका ये, सर इसमें तो पॉइंट बोल रखा है पाई, ये पाई पे नहीं, हर जगह कंटिन्यूस है, तो पाई पे भी हो जाएगा, एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो ये इस तरीके से कर सकते हो, चाहो तो लिमिट से भी कर सकते हो, लिमिट निकाल लो। दूसरा तरीका बताऊं, एक ये तरीका हो गया, ऐसे कर लो, या दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि चलो आपने लिमिट निकाल लिया, लिमिट x टेंड्स टू पाई, LHL RHL की कोई नीड नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट दे रखा है और एक ही फंक्शन इधर हमारा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पाई पुट कर दूं, यानी पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई जीरो होता तो जीरो हो गया, यानी प्लस का 5, तो ये आ गया हमारा लिमिट। और अगर मैं एफ पाई निकालूं कितना आएगा, पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, समझ रहे हो। तो क्या ये दोनों सेम है, तो कंटिन्यूस हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 21, 23, 24, ये तो इसमें तो वही प्रॉपर्टी लगा दो, क्या, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स ना लिख के, सॉरी ए पार्ट अगर वह बात करूं तो लिख देना एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप लिख देना साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है, कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस, फिर लिख देना सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस आ जाएगा। क्या लिख देना, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये इसका हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट में माइनस है तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस होगा। अभी पता पहली वैसे स्टैंडर्ड लिखवा दिया है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, लिख देना डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, हो गया। सी पार्ट में मल्टीप्लाई है, लिख देना प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, खत्म, ठीक है, हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ये ऐसे ही है, थोड़ा बस ये पता हो। नेक्स्ट है 22 की, अगर मैं बात करूं 22 में लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, मतलब कोसाइन का मतलब पता समझ रहा हूं, कॉस एक्स, कॉस एक्स के बारे में बताना है। कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स, कॉसेकेंड का मतलब है कॉसेक एक्स के बारे में बात कर रहा है, यानी इस वाले फंक्शन की बताना है डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी बतानी बेसिकली। सेकेंड का मतलब है सेक एक्स की बात कर रहा है, तो सेक एक्स लिख लो। और कोटेंजेंट का मतलब है कॉट की बात कर रहे हैं, यानी ये चार फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी बताना है। इन चार फंक्शंस की आपको कंटिन्यूटी बतानी है, ठीक है। तो याद रखो कि यार कॉसेक्स जो होता है, कॉसेक्स जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। साइन एक्स और कॉस दो फंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। कुछ रिजल्ट आपको स्टार्टिंग में भी मैंने लिखवाए थे, अगर आपने पूरा लेक्चर स्टार्टिंग देखा है, सबसे शुरुआत में कौन सा बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन और साइन एक्स और कॉस एक्स ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू, क्या कॉसेक एक्स हमारा 1/sin x होता है। 1 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, और कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। sin x कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है। अभी जस्ट पहले बताया था कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में और कॉन्टिन्यूस हैं
तो ये वाला फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जब डिवाइड वाला टर्म जीरो हो रहा होगा, उन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो साइन एक्स बेटा कहां जीरो होएगा, साइन एक्स जीरो अगर है तो एक्स की वैल्यू कहां क्या होती है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आ गया, तो वहां पे आपको पता होगा कि एक्स होता है एन पाई, यानी अगर आप एक्स की वैल्यू एन पाई रखोगे, यानी कि अगर मान लो लेट से एन को आपने 1 ले लिया तो साइन पाई जीरो, अगर एन को आपने 2 ले लिया साइन 2 पाई जीरो, तो इसका मतलब एन पाई पे ये जीरो हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां होगा, इसी एन पाई पे। तो हमें तो कंटिन्यूटी बतानी है, तो हमें कंटिन्यूटी बतानी ना, तो ये फंक्शन कहां कंटिन्यूअस होगा, आर पे मतलब रियल नंबर पे, और इसमें से क्या हटा दो, एन पाई को हटा दो, क्योंकि एन पाई इसको डिसकंटिन्यूअस कर रहा है, तो ये इसका कंटिन्यूटी हो गया कि इस पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे ही सेक एक्स का कैसे करेंगे, 1/cos x होता है, तो भैया ये 1 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस, और cos x है ही हमारा कंटिन्यूअस। अब ये पता होना चाहिए cos x कहां जीरो हो रहा है, क्योंकि जहां पे जीरो हो रहा होगा वहां पे ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब cos x इक्वल टू जीरो, अब ये तुमने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला कि वो होता है 2n + 1 π/2 x की इस वैल्यू पे। अगर मैं n को यहाँ पे जीरो ले लूँ तो 0 + 1 1 × π/2, तो cos π/2 क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है। तो इसमें अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो रियल में से आपको माइनस करना पड़ेगा ये वाला टर्म, यानी कि 2n + 1 π/2, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, रियल में से ये आपको माइनस करना होगा। ठीक है, अगर मैं cot x की बात करूं, यानी f(x) इक्वल टू क्या है, f(x) को अगर मैं ले लिया cos x अपॉन sin x, तो आपको पता है ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, डिवाइड वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो sin x कहाँ जीरो होता है, n पाई पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, r में से माइनस कर दो n पाई को, r को माइनस कर दो n पाई को, तो ये हो गई कंटिन्यूटी, मतलब इस पे कंटिन्यूअस है, इस पे और ये इस पे, ये तो सब पे ही है। यहाँ पे बोलूँ एट x इक्वल टू r, पहला वाला सब पे ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 23 की, तो बोला फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें बोल दिया ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये लेस देन जीरो पे तो ये फंक्शन है, ग्रेटर देन जीरो पे तो ये है। तो अगर मैं पहले केस 1 ले लूं, देखो एक तो ब्रेकिंग पॉइंट होगा लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है, तो उस पर तो हमें प्रॉपर LHL RHL लेना पड़ेगा, लेकिन पहले हम केस 1 की बात करूं जिसमें बोलूं x की वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम पे फंक्शन हमारा कौन सा है, एक फिक्स ही है ये वाला sin x अपॉन x। तो अब ये भी डिस्कस हुआ ना कि अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन x कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों है, क्योंकि sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और sin x और cos x कंटिन्यूअस होते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो भैया ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये तो लेस देन जीरो पे कैसा आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अगर मैं केस 2 ले लूं जिसमें बोल दूं एट x ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो पे तो यही फंक्शन आएगा ना x + 1 वाला, और ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब ब्रेकिंग वाला पॉइंट कौन सा, केस 3 एट x इक्वल टू 0, तो अगर मैं एट x इक्वल टू 0 पे LHL लेता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, यानी क्योंकि 0 माइनस करना पड़ेगा, 0 माइनस का मतलब है ये वाला फंक्शन। अब आपने 11 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin x अपॉन x 1 होता है, नहीं पता तो याद रखना है, अगर लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है तो sin x अपॉन x कितना होता है, 1। ठीक है, और अगर हम RHL निकालें यहाँ पे तो RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी ये वाला फंक्शन आ जाएगा x + 1, x को 0 रख दो, 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1, तो LHL इक्वल टू तो RHL आ गया। तो अगर मैं f0 निकालना चाहता हूँ तो 0 में इक्वल टू कहाँ, इधर वाला है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो 0 + 1 तो कितना आएगा, 1, तो ये सब पे बराबर आ रहा है, तो कंटिन्यूअस ये भी है, यानी ये सब जगह कंटिन्यूअस है, इस वाले केस के लिए भी, इस वाले पे भी और 0 पे, यानी ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज, सभी पे कंटिन्यूअस आ गए। ठीक है, सब तो कवर हो गया ना, लेस देन जीरो भी कवर हो गया, ग्रेटर देन भी हो गया, 0 भी हो गया, सब तो हो गया कवर। ठीक है, ऐसे देखो 24 बोला डिटरमाइन द f इज डिफाइंड बाय दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो भाई इसमें भी वही है, नॉट इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन है, ठीक है, और 0 पे 0 है, तो अगर यहाँ पे 0 पे 0 दे रखा है, यानी कि देखो
अगर ये 0 है तो 0 पे तो बोला 0 है, और 0 छोड़कर यानी इधर और इधर, ठीक है, लेफ्ट और राइट पे तो ये फंक्शन है। तो अगर मुझे हर जगह चेक करना है कि ये कहां पे कंटिन्यूस है, तो अगर मैंने एक केस ले लिया एट x नॉट इक्वल टू 0, तो 0 को छोड़कर यानी कि इधर इधर हमारा एक ही फंक्शन है ना, तो ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है ना। अच्छा, पेपर में हमेशा ही एक्सप्लेन कर देना कि सिंस एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी साइन एक्स, ये भी कंटिन्यूस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये चीज बस पेपर थोड़ा लिख देना आप लोग, ठीक है, कि मतलब ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यानी कि यहां पे हमें कंटिन्यूस मिल गया, कहां पे? 0 को छोड़कर। अब 0 पे निकाल लेते हैं, तो एट एक्स इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। तो देखो, इसका लेफ्ट की बात करूं, राइट की बात करूं, तो सेम ही फंक्शन है ये वाला, तो एलएचएल आरएचएल की कोई नीड नहीं है, आप सीधा लिमिट निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो अगर x को 0 पुट करोगे यहां पे, तो 0 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू हमेशा देखो साइन x की जो वैल्यू होती है ना, आपको पता होगा मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम +1। तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा भी ना, साइन 1/x में, मतलब इसका, तो यहां पे मैं x को 0 पुट नहीं कर रहा हूं। तो आप सोचोगे सर 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोच कर रहा है। तो ये कुछ रिजल्ट, अब जैसे ये 0 पे अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू फिर इनफाइनाइट तो नहीं आएगी। और दूसरा, इसकी वैल्यू चाहे जो रख लो x की, वो तो -1 से +1 के बीच में ही आएगी ना। तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और f0 निकालेंगे तो f0 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या इसमें लिमिट और फंक्शन के लिए 0 है? तो ये तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है। तो ये भी फंक्शन क्या है? हर जगह कंटिन्यूस है। क्यों? 0 पे तो है ही कंटिन्यूस, और यहाँ तो था ही कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस एट ऑल रियल वैल्यू, कंटिन्यूस एट ऑल रियल वैल्यूज। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, कंटिन्यूस हो गया ऑल रियल वैल्यूज पे। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 25 की, तो 25 में आप देख पा रहे हो लिखा है कि एक फंक्शन f है और आपको इस तरीके से fx दे रखा है, sin x माइनस cos x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे -1, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 और एक 0 है, तो एक LHL लेना पड़ेगा और एक RHL। अब यहाँ पे भी हमें क्वांटिटी चेक करनी ना, तो पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया। एक केस ले लो सीधा, एट x नॉट इक्वल टू 0 वाला, तो कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला, 0 को छोड़कर, sin x माइनस cos x। अब sin x कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। cos x कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस है। फिर लिख देना डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यानी कि हमने 0 को छोड़कर सारे पॉइंट ले लिए, कंटिन्यूस है। अब किस पे ले लो? एट x इक्वल टू 0 पे ही ले लो। तो जब 0 पे लोगे तो जब LHL लिखेंगे हम लोग, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो क्या होगा? साइन x माइनस cos x, ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पे है ना। अच्छा, अगर नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन है, यानी कि इसका लेफ्ट और राइट यानी 0 पे छोड़कर ये है, तो फिर LHL RHL की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ना, 0 इधर है, तो 0 को छोड़कर यानी इधर और इधर दोनों पे यही फंक्शन है ना, लेफ्ट राइट सेम है, तो सीधा निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस कॉस x, क्या निकालेंगे? साइन x माइनस कॉस x। तो ये साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो कितना आंसर आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। देख लो जरा, x इक्वल टू 0 पुट करा, तो यहाँ पे साइन 0 0 कॉस 0 क्या होगा? 1, तो 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाते हैं यहाँ पे फंक्शन के लिए। तो फंक्शन के लिए f0 पे निकालोगे तो 0 पे इक्वल टू कहाँ इधर है, तो ये कितना है? -1 है, तो ये तो फिर भाई यहाँ पे भी कंटिन्यूस आ गया। तो यहाँ भी कंटिन्यूस है और नॉट इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सॉरी ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर पे कैसे है? कंटिन्यूस है, ठीक है। 26 से लेके 29 तक हमें सभी क्वेश्चन में k फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? k फाइंड आउट करना है। और बोला है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी जो इंडिकेट करे जा रहे हैं पॉइंट, जैसे x इक्वल टू π/2, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, ये क्वेश्चन में बता रखा है। तो अगर ये बता रखा है कि कंटिन्यूस है, तो क्या करेंगे फिर हम? तो इसका मतलब है कि हमें LHL RHL इक्वल कर सकते हैं किसके? फंक्शन के बराबर।
या अगर LHL RHL नहीं तो लिमिट की वैल्यू फंक्शन के बराबर कर सकते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं, आप लोग बताओ कि इसमें हमें LHL RHL अलग अलग लेनी पड़ेगी या सीधा लिमिट ले सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो π/2 हो गया, और π/2 को छोड़कर यानी लेफ्ट और राइट, π/2 को छोड़कर इधर इधर यही वाला फंक्शन है ऊपर वाला। इसका मतलब है अगर ये π/2 छोड़ दिया जाए तो π/2 के लेफ्ट और राइट में सेम हमारा ये फंक्शन है। इसका मतलब लिमिट को हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो हम लिमिट निकाल रहे हैं डायरेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू π/2। क्या हम निकाल रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू π/2। तो कौन सा फंक्शन है यहाँ पे? वो फंक्शन है k cos x अपॉन पाई माइनस का 2x। ये हमारा k cos x अपॉन पाई माइनस का 2x। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं x की रूप π/2 रखूंगा ना तो cos 90 जीरो होता है। यहाँ पे जब π/2 रखोगे ना तो 2 कट के ये नीचे वाला टर्म भी जीरो आएगा। आप करके देख लो, वीडियो को पॉज कर दो, कर लो। और 0/0 होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कैसी होती है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो सर कैसे सॉल्व करें? तो अगर आपने 11th क्लास में लिमिट सही से की है तो उस टाइम आपको बताया गया होगा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे लिमिट अगर जीरो नहीं है तो इस लिमिट को जीरो बना लो। अगर डिफाइंड आंसर नहीं आ रहा था शुरुआत में, क्योंकि जब आप लिमिट को पुट कर रहे हो तो ये 0/0 आ जा रहा है ना। कैसा आ जा रहा है? 0/0 आ रहा है। तो ये चाहता है कि फंक्शन डिफाइंड आ जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में हम क्या करें ये जानना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है तो आपके पास दो चॉइस होती हैं। आपको x रिप्लेस करना होता है a माइनस एच से, लिख लेना, और या फिर x को रिप्लेस करना है a प्लस एच से। a माइनस एच का मतलब है, a मतलब ये जो π/2 है ना उसके मतलब है, यानी π/2 माइनस एच, और a प्लस एच का मतलब क्या है? π/2 प्लस एच। ठीक है, a माइनस एच का मतलब है, ठीक है, और a का मतलब है π/2। अच्छा, इसमें तुम x को किसी से भी रिप्लेस कर लो, चाहे a माइनस एच चाहे a प्लस एच। लेकिन बाई चांस अगर मैंने इस क्वेश्चन में LHL लिया होता, क्या लिया होता? LHL। तो LHL में हम a माइनस एच से रिप्लेस करते हैं और RHL में a प्लस एच से। तो यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ लिया नहीं है, तो आप किसी से भी रिप्लेस कर दो, चाहे a माइनस एच से चाहे a प्लस एच से। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस कर दिया तो भाई क्या आ जाएगा? k cos x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच, a क्या है? π/2, तो π/2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस का 2 ब्रैकेट x की वैल्यू π/2 माइनस का h, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा? साइन थीटा, यानी साइन h आ जाएगा, अपॉन पाई, ये मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, अगर -2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 में तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस का पाई आ जाएगा, -2 इंटू माइनस एच हो जाएगा प्लस का 2h। क्या हो जाएगा? प्लस का 2h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, देख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस एच। अब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन h आ जाएगा, ये पाई, अब इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का पाई और प्लस का 2h हो जाएगा, पाई से पाई कट गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h, यही तो आएगा। अगर लिमिट 0 है तो साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो k/2 इंटू 1, तो यहां से आंसर आ गया k/2। तो लिमिट की वैल्यू तो ये फाइनली हमारी आ गई, लिमिट π/2 पे k/2 आया। और f π/2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में? f π/2 में 3 दे रखा है। तो हमें पता है फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो k/2 किसके इक्वल होगा? 3 के, तो k किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के। तो आंसर क्या आएगा? k = 6। क्या आ जाएगा आंसर? k = 6 आएगा आंसर। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे आंसर आ गया k = 6। आई होप आपको समझ में आया, और नोट कर लीजिए इसको। बस यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप लिमिट को चेंज करते हो, 0 में कन्वर्ट करते हो, तो इस तरीके से आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट है 27। देखो 27 में हमें 2 पे कंटिन्यूस दे रखा है और यहाँ पे लेस देन है और ग्रेटर देन है। देखो यहाँ पे इसका लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, तो यहाँ पे LHL RHL ले सकते हो।
ठीक है 27 में हम LHL ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट राइट अलग अलग हो तो LHL RHL लेना कंपलसरी, सिंपल सी बात है। तो लिमिट लिखोगे x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब 2 से कम, यानी ये वाला फंक्शन kx स्क्वायर, तो x को 2 रख दो तो k इंटू 2 का स्क्वायर 4k आ गया मतलब। फिर आप RHL लिखेंगे, RHL में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब हो गया ये वाला फंक्शन हो गया 3, तो ये 3 आ गया। अब तुम्हें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL बराबर होगा, तो 4k इक्वल टू 3, तो k क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। आंसर आ गया 3/4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में भी सेम कर लो। यहाँ पे भी देखो लेस देन पाई पे ये है, ग्रेटर देन पाई पे ये है, तो इसमें भी LHL लेना पड़ेगा। तो लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस पे हो जाएगा kx प्लस 1, तो x को पाई रखेंगे तो k इंटू पाई प्लस 1, यानी पाई इंटू के प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम RHL लेंगे इसमें, तो RHL लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, तो पाई प्लस पे यानी पाई से बड़ा कौन सा फंक्शन है, cos x है, तो अगर हम यहाँ पे पाई रख दें यानी cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, ये आपको पता होना चाहिए। cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, तो ये LHL है, ये RHL है, इक्वल कर दो क्योंकि कंटिन्यूस है। तो पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1, तो पाई के इक्वल टू -1, तो पाई के इक्वल टू -2, तो के इक्वल टू क्या आ गया -2 अपॉन पाई, क्या आ गया के इक्वल टू आ गया -2 अपॉन पाई, ठीक है। देख लो जरा के कितना आ गया -2 अपॉन पाई आ गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी 28 क्वेश्चन में, ठीक है, -2 अपॉन पाई। अब नेक्स्ट देखो करते हैं 29। देखो यहाँ पे 5 पे कंटिन्यूस है, लेस और ग्रेटर है, इसका मतलब LHL RHL ले लेते हैं। तो LHL लिया तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 5 माइनस, ठीक है। तो 5 माइनस यानी लेस देन 5 पे ये वाला फंक्शन है kx प्लस 1, तो अगर मैं x को 5 रख दूं तो यानी k इंटू 5 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5k प्लस 1, कितना आ जाएगा 5k प्लस 1 आ जाएगा। और अगर मैं RHL लेता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस करना है, ठीक है, तो ग्रेटर देन पे ये वाला फंक्शन है 3x माइनस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रखोगे 3 इंटू 5 माइनस का 5 यानी 15 माइनस का 5, क्या ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ लेस देन 5 यानी 5 माइनस करा, ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस किया, तो ये फंक्शन कौन सा है kx प्लस 1 है, x को आपको 5 रख देना है तो k5 प्लस 1 यानी आ गया 5k प्लस 1, ठीक है। RHL लिया, RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस इधर 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना आ गया 10, और हमें पता है LHL RHL इक्वल होगा कंटिन्यूस है, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, 5k इक्वल टू 10 माइनस का 1, तो 5k इक्वल टू 9, तो k आपका आ गया 9 अपॉन 5, क्या आ गया k आ गया आपका 9 अपॉन 5। क्लियर है सब, तो इससे आंसर मिला k इक्वल टू 9 अपॉन 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो तो इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बी सच दैट दिस फंक्शन डिफाइंड इज अ कंटिन्यूस, यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन है बता रखा है। तो अब तुम्हें किस किस पॉइंट पे लेना चाहिए, देखो अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना तो नंबर लाइन बना लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने अगर ये नंबर लाइन बनाया तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं मुझे 2 दिख रहा है और एक 10 दिख रहा है ना, 2 का एक लेफ्ट है एक राइट है। देखो 2 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 2 से कम पे फंक्शन है 5, 2 और 10 के बीच में कौन सा फंक्शन है ax प्लस b है, ऐसे बना लिया करो, सबसे बढ़िया रहता है। और 10 से आगे कौन सा फंक्शन है 21 है। तो आपको यहाँ पे जब ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूस दे रखा है तो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा 10 पे भी होगा, तो मैं पहले 2 पे ले लेता हूँ और फिर एक बार 10 पे ले लूँगा, वहाँ से मुझे कंडीशन कुछ ना कुछ मिल जाएंगी। तो पहले मैं ले रहा हूँ एट x इक्वल टू 2 पे, तो अगर 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले मैं LHL निकाल लेता हूँ फिर RHL और इक्वल कर दूंगा, एक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिखा LHL, तो लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यानी 2 से कम, अगर ये 2 है
तो 2 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 5 है, तो 2 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 5 है, 5 लिख दो, ठीक है। अब हम RHL की बात करते हैं, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है। अगर हमने एट x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसका LHL और RHL निकालना चाह रहे हैं तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस पे कौन सा फंक्शन है, वो तो 5 है। अगर 2 प्लस करा, 2 प्लस का मतलब राइट साइड, 2 प्लस का मतलब होगा राइट साइड, यानी कि ax प्लस b है, कितना है, ax प्लस b है। तो अगर मैंने x को 2 रख दिया तो यानी a इंटू 2 प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस बी, कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी, यानी ये LHL हो गया RHL। अब तुम्हें ये बात पता है ना, LHL RHL तो इक्वल होता है, लिख देना, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस LHL इक्वल टू RHL। फिर कोई कहेगा सर क्या हमें FA निकालने की भी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी LHL RHL से काम चल जा रहा है, क्या जरूरत है निकालने की FA। अगर यहां से काम ना बनता, FA में कुछ नया आ रहा होता तो ले लेते, अदरवाइज इसी से काम चल जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई ना, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि 2a प्लस बी जो है वो 5 के बराबर होगा, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। अब चलो इस पे आ जाओ, अब 10 पे लेते हैं, एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10, तो हम इसमें LHL लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, फिर RHL लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, ठीक है। तो 10 माइनस लिखोगे, 10 माइनस मतलब ये इधर वाला, यानी ax प्लस बी। तो अगर आपने x को 10 रख दिया तो ये 10a प्लस बी आएगा, और 10 प्लस करोगे तो ये 21 है, तो ये दोनों बराबर करोगे, ये 21 आ गया, तो LHL इक्वल टू RHL आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21। क्लियर है क्या। अगर आपने x को जब 2 रखा था तो ये आया था 2a प्लस बी 5, और यहां से आ गया 10 रखने पे 10a, ठीक है, 10a यहाँ पे हो गया तुम्हारा, 10 से कम पे ये वाला फंक्शन हुआ, तो 10a प्लस बी इक्वल 21। सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशन को, तो ये पहली इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो अगर मैं माइनस करता हूं तो b से b कट गया, 10 माइनस 2 कितना होता है 8a, 25 माइनस 5 कितना होता है 16, तो a आ जाएगा 2 के बराबर। और अगर a 2 है तो यहाँ पे रख लो 2, तो a 2 है प्लस b इक्वल टू 5, 4 प्लस b इक्वल टू 5, तो b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो a तुम्हारा 2 आ गया, b तुम्हारा 1 आ गया। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, a 2 और b 1। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 31, 32, 33 और 34, ये बस 4 क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स में नहीं है, पता नहीं न्यू एनसीईआरटी में क्यों रखे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन के, और जबकि कंपोजिट फंक्शन क्या कहते हैं, उसमें अगर रिलेशन फंक्शन देखें तो वहां पे हमारे कोर्स में नहीं है, तो ठीक है, लेकिन अब दे रखे हैं और न्यू एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कंपोजिट फंक्शन होते कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक फंक्शन f(x) कुछ है x², तो आपको ये तो पता है कि f1 जो है वो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x को कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन अगर मैं x की जगह कोई एक फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी f ऑफ gx, यानी कि x की जगह gx को पुट कर दूं, तो यहां पे gx का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब x को रिप्लेस कैसे कर दिया, और gx खुद में एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन की कहानी रहती है, ठीक है। मतलब शॉर्ट में अगर देखें तो ऐसे लिखते हो आप, इसको फॉग बोलते हैं, जब आप पढ़ोगे तो गॉफ बोलते हैं, ठीक है। फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx, मतलब दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, मतलब एक fx फंक्शन होता है और एक gx फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर इनको मिक्स, नाम ये कंपोजिट, ठीक है, तो इनको मिक्स करके, ठीक है, अब हम देखो पूरे अंदर नहीं जा रहा हूं डिटेल में, मिक्स करके हम एक फंक्शन बनाए तो उसको बोलते हैं f ऑफ g, क्या बोलते हैं, फॉग। और उसको लिखते कैसे हैं, इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ gx, जैसे मैंने ये बताया, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज निकल के आती है। तो बाकी कंपोजिट फंक्शन का सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन अब देखो, अब यहां से आपको एक स्टैंडर्ड में बता रहा हूं, वो नोट जरूर कर लो, जिनको पता है कंपोजिट फंक्शन के बारे में, और जिनको नहीं पता तो उनको पता इतना रखना है, एक फॉग होता है, फॉग नाम की चीज है, इसी को हम कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं, और फॉग होता है f ऑफ gx, ठीक है। क्या होता है, f ऑफ gx। ऐसे यार कोई गॉफ बोल दे, गॉफ बोल दे, ठीक है, तो गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx, ठीक है,
गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, सिंपल है, जो पहले वो पहले, अंदर वो सेट दो दूसरा वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिखवाने वाला हूँ वो देख लो जरा, कि अगर एफ एक्स और जी एक्स, अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन हैं और दोनों कंटिन्यूअस हैं, क्या है, दोनों कंटिन्यूअस हैं, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फॉग होगा या गॉफ होगा, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, ये दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे। क्या लिख लो इस तरीके से स्टैंडर्ड, क्या कि अगर मेरा फंक्शन एक एफ एक्स और एक जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उनका चाहे फॉग निकालूं चाहे गॉफ निकालूं, यानी कंपोजिट फंक्शन, इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो ये दोनों ही कंटिन्यूअस होते हैं। तो अब देखो इस पे कैसे करेंगे। अगर मैं 31 की बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब हमें कॉस एक्स के बारे में पता है, हमें अगर कॉस एक्स स्क्वायर को देखते तो हमें किन दो फंक्शन की फील आ रही है। आप कहोगे सर एक मुझे फील आ रही है कॉस एक्स की, एक फील आ रही है एक्स स्क्वायर की, बस ये दो फंक्शन मान लो, फिर तो एक ले लो। अब यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स हम दो फंक्शन ले रहे थे, यहाँ पे एफ एक्स ऑलरेडी ये वाला फंक्शन दे दिया है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको जी एक्स मान लेते हैं और इसको एच एक्स मान लेते हैं, एक नया फंक्शन, ठीक है। एच ले लिया, क्या दिक्कत है। अब देखो क्या cos x हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखना यही वाली कंडीशन आ जाएगी, क्या हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप कहोगे हाँ सर। अब तुम्हें निकालना है क्या, cos x स्क्वायर, यानी cos के एंगल में चेंज, यानी cos के एंगल को बदलना है, यानी इसमें चेंज करना है ना आपको, इसमें तो चेंज नहीं करना है, तो जिसमें चेंज करना है इसका मतलब है इसके x को बदलना है, तो g ऑफ यानी x को रिप्लेस कर दो किससे, एच एक्स से, यानी इस वाले फंक्शन से, तो क्या हो जाएगा, तो इधर x है, अगर मैंने इधर x को एच एक्स कर दिया तो ये cos, इधर x जो है ये भी तुम्हारा एच एक्स बन जाएगा, और एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या ये cos एक्स स्क्वायर आ गया। और जी एच एक्स, देखो जैसे एफ जी एक्स को हम फॉग बोलते हैं, तो ऐसी शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एच, कितना आ गया, cos एक्स स्क्वायर आ गया। और अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनसे मिला के जो कंपोजिट फंक्शन बना रहे हो जी ऑफ एच, तो ये भी कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा हर जगह, ठीक है। तो बोला था सो दैट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इस तरीके से दिखाने हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं 32। तो 32 में अगर आपके पास एक एफ एक्स दे रखा है cos x, तो किसकी फीलिंग आ रही है आपको, cos मॉड लगा हुआ है, किसकी फीलिंग आ रही है, एक cos x फंक्शन है और एक mod x है, मतलब तो यहाँ पे एक gx हो गया, क्या cos x हो गया, और एक hx क्या हो गया, mod x हो गया। ये आपस में ये वाला कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस होता है। mod x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, चाहे mod x प्लस 1 लिखा हो चाहे mod x माइनस 1 लिखा हो, हमेशा याद रखना mod x जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब बताओ हमें चाहिए mod cos x, तो इधर x की जगह mod x चाहिए ना, इसको इसमें घुसेड़ना है, तो इस वाले फंक्शन को पकड़ लो, यानी एच एक्स को, कितना mod x है, और h के अंदर यानी इसके x की जगह क्या आना चाहिए, gx आना चाहिए, तो यानी अंदर आ गया gx, और gx क्या है, cos x है, और ये क्या बन गया, h ऑफ g बन गया, बस। अब आप बताओ ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो इसका कंपोजिट फंक्शन भी कैसा हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से ये करने। अब देखो नेक्स्ट 33 है, इसमें साइन मॉड एक्स, इस बार ये फंक्शन है एफ एक्स है, तो यहां से अगर दो फंक्शन, फीलिंग कौन सी आ रही, फील करेगा कौन से दो फंक्शन लग रहे हैं, एक साइन एक्स लग रहा है आपको, तो इसको जी एक्स ले लेते हैं, और एक हमें एच एक्स ले लेते हैं, एक मॉड एक्स की फीलिंग आ रही है। अब किस में कौन जाएगा, देखो इसके ये अगर इसमें रखोगे तो मॉड साइन एक्स आएगा, हमें मॉड साइन एक्स नहीं चाहिए, सिर्फ x की जगह मॉड x चाहिए, यानी इसके x को बदलना है, यानी ये इसमें जाएगा, ये पता लगाना पड़ता है कौन किस में जाएगा। तो फील करो ये इसमें अगर गया तो अंदर चला जाएगा, तो वो तो मॉड साइन x आएगा, ये इसमें जाएगा, तो हमें निकालना पड़ेगा g ऑफ x को रिप्लेस करना पड़ेगा एच एक्स से, यानी साइन एच एक्स, और साइन एच एक्स कितना है, मॉड x है, तो यानी साइन मॉड x आ गया, तो बस ये बन गया g ऑफ h कितना, साइन मॉड x।
अब ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन है, नोट कर लो। नेक्स्ट है एफ एक्स दे रखा है मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स प्लस 1, बोला फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस पे डिसकंटिन्यूस है? अब ये भी मैंने बताया कि मॉड एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस, और मॉड में अंदर एक्स प्लस 1 हो चाहे एक्स माइनस 1 हो, ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस। अब एक याद आ रहा है कुछ फंक्शन कि अगर कोई दो फंक्शन है मेरे पास और बीच में अगर माइनस लगा है, याद है मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर एफ एक्स है प्लस का जी एक्स है, चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो, अगर ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है, समझ रहे हो, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूस बीच में है माइनस, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि सिंस टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इज कंटिन्यूस, डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ओवरऑल ये भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस। तो बोला था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, भाई ये तो कंटिन्यूस है, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैंने कोशिश पूरी करी इस टॉपिक को जो बहुत डिफिकल्ट लगता है इजी करने की। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।